दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी 14वीं की रात। इश्क और खाना जब धीमी आंच पे पकता है तो उसकी महक बड़ी देर तक घुमड़ती रहती है। लेकिन यहाँ दिल्ली में हमारे रेस्टोरेंट की रसोई में कुछ भी धीमे नहीं होता। कतार में लगे 9 चूल्हों पर मजाल की कुछ धीमे पके। तेज आंच में मिर्चें जलाई जाती, करछी पटकी जाती और चॉपिंग काउंटर पर सब्जियां ऐसे कटती जैसे पोस्ट मास्टर मोहर लगा रहा हो। अखिल, दाल मखनी रेडी? कलीग ने पूछा तो मैंने भी हाथों में तेजी ला दी। यार, तूने सुना, नेक्स्ट वीक नो छुट्टी। नूडल बनाते हुए हमीद ने कहा। अरे वैलेंटाइन वीक है ना, इसलिए। खैर, मेरी तो छुट्टी अप्रूव हो गई है, अमृतसर जाना है। दाल पर क्रीम से डिजाइन बनाते हुए मैंने कहा। गर्लफ्रेंड? हाँ, हमीद ने छेड़ा तो मैं झेंप गया। 40 की उम्र में इस सब की आदत नहीं थी ना। 14वीं की रात को मिलने का वादा है, कहते हुए मैंने गर्म तवे पर नाचती बूंद अंगूठे से पोंछ दी। ये सर्द गर्म बूंद थी या कस्तूरी की छुअन? उसके नर्म लबों का मेरे अंगूठे पर बोसा। कस्तूरी, मेरी गर्लफ्रेंड। उसे पसंद नहीं था ये शब्द। वो कहती, मुझे कोई नया नाम दो जो मैं हूं आपके लिए। और मैं कहता, सुकून। वो थी सुकून जैसी, हलक में उतरते खस के शरबत की तरह। सालों बीत गए थे उससे मिले, उसे महसूस किए। इस वैलेंटाइंस डे पर मिलने का वादा किया था उसने। कहा था कि जब 14 फरवरी को तिथि भी 14वीं पड़ेगी तब हम पक्का मिलेंगे। 13 फरवरी की रात थी। मैं उससे मिलने अमृतसर जा रहा था। ट्रेन की धड़धड़ाहट सीने में महसूस करते, सीने पर तकिया कसे, खिड़की से बाहर झांकता हुआ मैंने मोबाइल में एक नंबर डायल किया। ट्रेन चल दी है, मैं सुबह पहुंचूंगा। उधर से आवाज आई, जल्दी आओ। मैंने फोन रख दिया। आंखों से नींद उतनी ही दूर थी जितना अमृतसर, जितनी कस्तूरी। आपके आने से पहले वाली रात ना साल जितनी लंबी लगती है, वो अक्सर कहती। मुझे भी लगा जैसे 365 रातें एक साथ सिलदी हों। मैंने आंखें मूंद ली। उसके काजल घिरे सांवले नयन चमके, काजल जैसे अतीत को जाती कोई सड़क। मेरा मन बावरे राहगीर सा उस पर चलने लगा। जा पहुंचा 19 साल पुरानी उस गुलाबी शाम में जब पहली दफा देखा था उसे। मैं विशाखा से मिलने उसकी सहेली के घर गया था। विशाखा मेरी मंगेतर। बाबूजी मेरा ब्याह पक्का कर चुके थे और शादी पढ़ाई के बाद होना तय हुआ था। चटक सजावट वाली बैठक में सोफे पर मैं बैठा था, सामने तखत पर विशाखा और पीछे सहेलियों का झुंड। वो सब मेरी ओर देखती, फिर खुसफुसाकर हंस पड़ती। एक बोलती, तुझसे कुछ खाओ वीर जी, और दूसरी टोकती, ओए जिज्जा जी बोल, और फिर सारी खी खी करके हंस पड़ती। मैं गरीब शर्म से दोहरा हुआ जा रहा था। रहने दो तुम सब, सीधे साधे बंदे नू एम्बैरेस कर रहे हो। तभी एक कोरी आवाज कानों से टकराई। मैं पलटा और ठहर गया। ट्रे थामे दाखिल होती उस लड़की पर, पटियाला सूट की फुलकारी पर, कंधे से झूलते चौड़े दुपट्टे में, घुंघराले बालों की चोटी और काजल लगी सांवली आंखों पर। उसने ट्रे रखी तो निगाह कलाई के तिल से चिपक गई। कलाइयां इतनी खूबसूरत होती हैं, मैं नहीं जानता था। ये नयन शायद लोहे के होते होंगे, तभी उसकी कलाई का तिल उन्हें चुंबक सा खींच रहा था। अखिल, ये कस्तूरी है, इसी का घर है ये, विशाखा ने बताया था। थैंक यू कस्तूरी, आपकी वजह से हम मिल पाए, वरना। मैंने शुक्रिया कहना चाहा कि वो बोल पड़ी, एलो, कैसे ना मिलवाते, आज का दिन ना बड़ा खास है। पूछो क्यों? वैलेंटाइंस डे इसलिए। मैंने जवाबी सवाल पूछा। वो तो है, आज उजले पखवाड़े की 14वीं भी है। 14वीं की रात जब चांद ना उतना खूबसूरत हो जाता है जितनी मोहब्बत। विरला संजोग है ये, 14 को 14वीं पढ़ना। कहते हुए वो चकोर सी चांद में खोती गई और मैं उसमें। कोई 1.25 घंटे की मुलाकात के बाद मैं घर चला आया। वापसी कभी अकेले नहीं होती। हर बार थोड़ा सा हम खुद को छोड़ आते हैं और किसी को ले आते हैं। मैं भी ले आया था कस्तूरी को, उसकी सादगी, उसके ठेठपन को। विशाखा कभी नहीं आई इस तरह। उसकी नौकरी, घर, काम की बातें सुनते हुए मैं कभी खोया नहीं। शाम का वक्त था। बीजी आंगन में मंजी पर बैठी साग बीन रही थीं। मैं वहीं पांव लटकाए अधलेटा हुआ था। अखिल, विशाखा लई मैंने कंगन बनवाने हैं, कल तू उसके घर जाके नाप ले आई। तेरे बाबूजी से कह कह के हार गई मैं, वो बोली और मेरा मन कस्तूरी की कलाई नापने लगा।
उंगली और अंगूठे का पोर जोड़कर एक गोला बना लिया। इतनी होगी उसकी कलाई या जरा कम। सुन भी रहा है कि नहीं? बीजी ने डपटा तो मैंने हाथ छुपाते हुए कहा, हाँ ला दूंगा। तू ना दिल्ली जान के पहले लिया, वरना मैंने बड़े बनवा देने कंगन, फिर करवाता रही उसके नाप के। बड़बड़ाते हुए वो साग की टोकरी उठाकर रसोई में चली गई। विशाखा का नाम सुनकर मैंने अपनी उंगलियां दूर कर लीं। वो मेरा सच थी और कस्तूरी ख्वाब। हर ख्वाब पूरा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। एक शाम मैं विशाखा के घर से चूड़ी का नाप लेकर आ रहा था। अगले चौराहे पर भीड़ लगी थी, कोई रिक्शा पलट गया था। मैं भी झांकने लगा। वहीं सिर झुकाए बैठी एक लड़की अपनी छिली हुई बाजू पर फूंक मार रही थी। मेरी निगाह चोट से होती हुई कलाई के तिल पर ठहर गई। हटो जी, मैं कुड़ी नू जानता हूँ, कहते हुए मैं उसके करीब पहुंचा और बाजू थाम कर उसे उठा लिया। आप ना मुझे रिक्शा करवा दो, मैं घर चली जाऊंगी, वो चोट देखते हुए बोली। पहले अस्पताल चलो, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, फिर घर। इंजेक्शन ना बाबा, वो बिदक कर अपनी बाजू छुड़ाने लगी। मैंने बाह कसते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे, आपसे तुम और तेरे तक का सफर मैंने मन में तय कर लिया। वो एक टक मुझे देखने लगी, फिर निगाहें झुकाते हुए बोली, मैं ठीक हूं, आप जाओ। कुछ महसूस हुआ होगा उसे, जो मेरे भीतर लौ लगी थी, शायद उसकी गुनगुनाहट। वो कसमसाई तो मैंने बाह छोड़ते हुए कहा, मैं हमेशा हूं तेरे साथ। आप ना विशाखा के साथ हो। वो मुझे याद दिलाते हुए दूर चली गई। छोड़कर जाने वाली राहें भी मुड़ती हैं वापस उसी रास्ते पर। उस रोज कस्तूरी चली गई, लेकिन मैंने देखा वो पलटी थी दूर जाकर पुराने बिजली के खंबे के पास। देखा होगा उसने मुझे, उसी जगह उसके इंतजार में खड़े। अगले रोज उसकी गली के मुहाने पर, फिर कितने ही रोज चाय की टपरी पर बैठे गर्म चाय से कलेजा फुकाते, बसंती धूप में अपने इश्क को पकाते। इंतजार का बसंत बीत रहा था और बदल रहा था उसका मन। वो फागुन का कोई शुरुआती दिन होगा। कस्तूरी घर से निकलकर मुझको देखते हुए गुजरी और गली के मुहाने पर जा खड़ी हुई। मैं भी पहुंच गया। झुककर जूतों के फीते खोलता बांधता रहा कि कोई गौर न करे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने गांठ लगाते हुए कहा, तेरे लिए कस्तूरी। मैं जानता हूं मेरा नाम जुड़ रहा है विशाखा से, लेकिन जो जी तुझसे जुड़ रहा है उसका क्या करूं? तू दस ना मैनू। मैंने नजरें उठाकर उसको देखा। वो उंगली में दुपट्टा लपेट रही थी। बोली, जो मैं कर रही हूं ये सब गलत है अखिल। अपना नाम उसकी जबान पर ऐसे लगा जैसे कोई बताशा पिघला हो, खालिस मीठा। सही गलत तो मैं ना जानता, बस ये जानूं कि अगले हफ्ते दिल्ली जाके भी सिर्फ तू याद आएगी। वहां से लौटूंगा तो सिर्फ तेरे लिए। जा रहे हो आप? जान से पहले मिलोगे ना? वो मेरी हाँ सुनकर चली गई। मैं उसके दुपट्टे को हवा में उड़ता देखता रहा। जाने से पहले मिले थे हम, पुराने सूखे कुएं के पास। अपनी हथेली में मेरा चेहरा भरकर उसने जल्दी आने का वादा भी लिया। जल्दी तो नहीं, पर हर 6 महीने बाद जब भी घर आया तो उससे मिले बिना नहीं लौटा। हर मुलाकात में हम शहर के कोने तलाशते जहां 2 पल सुकून जी सकें। वो मेरी नजरें पढ़ पाए और मैं उसकी चुप्पी सुन सकूं। 4 साल पूरे हो रहे थे। इस दफा परीक्षा के बाद मैं अमृतसर ये सोच के आया था कि बीजी बाऊजी को बता दूंगा कस्तूरी के बारे में। उस शाम मैं कस्तूरी से मिलकर पहुंचा तो बाऊजी एक पंडित जी के साथ बैठे थे। सामने 2 कुंडली रखी हुई थीं। बीजी चाय नाश्ता लगा रही थीं। बाऊजी मुझे देखते ही बोले, तेरा ब्याह गर्मी में रखें कि सर्दी में? मेरे हिसाब से तो ये नवंबर का महीना ठीक है। माँ ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। पंडित जी 4 शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। बाऊजी एक तारीख पर राय कर रहे थे। माँ रिश्तेदारों की गिनती जोड़ रही थीं और मैं सोच रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। बाऊजी, मुझे विशाखा से शादी नहीं करनी। मेरे कहते ही एक गहरा सन्नाटा बिखर गया था। तो किससे करेगा? उस करमजली कस्तूरी से? बीजी के मुंह से उसका नाम सुनकर मैं चौंका, नहीं हिल गया। मतलब सही कह रही थी विशाखा कि तू उसकी सहेली के संग? कहते हुए वो चुप हो गई। बाऊजी संबंध, समाज, बदनामी की बातें कह रहे थे। बीजी मुझे लानतें और कस्तूरी को बद्दुआ दे रही थीं। एक आखिरी बद्दुआ भी जबान पर आ गई, मौत की बद्दुआ। मोहब्बत पाने वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ खोते हैं। उस रोज मैंने 3 चीजें खोई, बीजी बाऊजी का एतबार, घर का सुकून और कस्तूरी संग सजाया ख्वाब। बाऊजी विशाखा के यहाँ माफी मांग कर आए थे। घर आकर रोए भी।
उनके कमरे से आती बीजी की दिलासा सुनी मैंने, जी ना छोटा करो, वो लोग ब्याह करके खुश ना रहेंगे। एक माँ की हाय लगेगी उस कुड़ी नू। ये हाय क्या होती है, किस सूरत किस लिबास में, मुझे नहीं मालूम। मैं जानता था तो बस इतना कि अगर हम शादी करके दुखी रहने वाले थे तो हमें नहीं करनी शादी, नहीं बसाना परिवार। इश्क जब जाहिर हो जाता है तो डर सेंध लगाने लगता है। जो हुआ था वो जानकर कस्तूरी डरी हुई थी। उस शाम हम हरमिंदर साहब में थे, सरोवर के पास बैठे मछलियां निहारते हुए। वहां गूंजते शब्द बोल के कुछ शब्द कस्तूरी जबान पर रख लेती, कुछ मन में, जैसे बीजी की बातें मैंने अपने मन में रखी थी। वो कलाई की चूड़ी घुमाते हुए बोली, जानते हो 4 साल से एक कोई सपना था मेरा कि अपना भी ब्याह होगा, परिवार होगा। तू चाहती है तो? मैंने कहा कि उसने रोका। ना, मैं तो आपको चाहती हूँ, जैसे भी मिलो रब की मर्जी। ये कहते हुए उसने मेरी बाजू थाम ली। फिर कोई बात नहीं हुई। शाम के सूरज को गुरुद्वारे की सुनहरी परत पर पिघले देखते गुजार दी। उस बार दिल्ली सुकून से ना जा पाया। दिन रात कस्तूरी के बारे में सोचता रहता। होटल के नंबर पर हफ्ते में 1 दफा फोन करती थी वो। 5 मिनट में 7 दिन की बातें। दिन खर्च हो रहे थे और शायद उसकी बातें भी। अब वो कम बोलती। हर तीसरी बात के बाद वो पूछती, और आप बताओ वहां का कुछ। एक रोज घर, पड़ोस, शहर की बातों के बाद बोली, मुझे आपके पास आना है। मैंने अगले ही रोज टिकट पोस्ट कर दी। उस सुबह मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था। लगा जैसे पूरा अमृतसर दिल्ली आ गया हो। मैं उसके कोच के सामने खड़ा था, पंजे पर उचकता, डिब्बे के भीतर झांकता। थोड़ी देर में वो दिखाई दी, फूलती सांसें थामे, आधे पौने कदमों से मेरी ओर बढ़ते हुए। ये क्या हो गई थी वो? कलाई सूख गई थी, दिल बहुत बड़ा लगा। चेहरे पर सिर्फ आंखें नजर आईं और दुपट्टा जैसे चादर बनकर उसके ढांचे को दुबका रहा था। उस रोज मैंने काम से छुट्टी ले ली। घर पर दिन भर अपनी गोद में उसका सर रखे बैठा रहा। उसकी खैरियत पूछता रहा कि वो ऐसी कैसे हो गई। देह के पुर्जे बागी हो गए अखिल। खून बनाना बंद कर दिया नालायकों ने। आपके पास आ गई हूँ, एकदम ठीक हो जाना है अब। मेरे बाल सहलाते हुए वो तसल्ली देने लगी। मैंने उसकी हथेली चूमते हुए कहा, तू जल्दी से अच्छी हो जा। वो तो होना ही है। सेहतमंद रहूंगी तभी तो लंबा चलूंगी। तुम्हें बूढ़ा होते देखूंगी, तुम्हारे पोपले मुंह से अपना नाम सुनूंगी। कहते हुए वो हंसी तो उसकी आंखों में मध्यम खुशी चमक गई। कस्तूरी को यकीन था कि वो मेरे पास आकर ठीक हो जाएगी और मुझे उसके यकीन पर भरोसा। इलाज शुरू हो गया था उसका। दवा का समय, खाने के परहेज, उसकी खुराक, मैं सब का ध्यान रखने लगा। वो कभी कभी कहती, मालूम होता कि आप ऐसे ख्याल रखोगे तो कब का बीमार पड़ जाती मैं। उसके सर पे चपत लगा के मैं कहता, तू कस्तूरी नहीं कमली है। बावरी तो थी वो। 3 महीने में सेहत क्या सुधरी, वापस जाने की रट लगाने लगी। ऐसे कैसे जाने देता मैं उसको, किसके सहारे। एक रात मैं दफ्तर से लेट आया तो देखा कि कमरे में उसका सामान बंधा पड़ा था। वो वहीं पलंग के कोने पर बैठी हथेली पर ठोड़ी टिकाए इंतजार कर रही थी। मेरे पहुंचते ही बोली, वहां जाके मैं कोई लड़की रख लूंगी अपनी सेवा पानी के लिए। आप ना मुझे छोड़ आओ या फिर टिकट ही करा दो। मैं उसे वापस छोड़ आया, अपने मन का एक ताबीज उसके सरहाने रखकर। दिल्ली वापस आकर मन नहीं लगता था। 3 महीनों में उसके साथ की आदत जो पड़ गई थी। आप ना रहने दो सुनने का शौक जो चढ़ गया था। फोन पर उससे जब भी कहता, तेरे बिना जी नहीं लगता कस्तूरी, तो वो चिढ़ा कर कहती, ऐसा होता तो फुर से यहाँ आ जाते मेरे पास। फिर हम दोनों जंगल की चौखट पर सर टिकाए उस दूधिया चांद को तकते। तो आ जाता हूँ ना, मैं कहता तो वो घबरा कर मना करती। मेरी सौं जो आए आप, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से काम का हर जाओ। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि क्या हर्जा हो रहा था मेरा। इतना बड़ा नुकसान कि कोई भरपाई ना हो पाए। एक शाम मैंने उसे फोन मिलाया तो किसी और ने उठाया। कोई सुनी सुनाई आवाज थी। कस्तूरी कहाँ है? मैंने पूछा तो उधर से जवाब आया, बुलाती हूँ अभी। फिर मैंने फोन के चोंगे से कस्तूरी का नाम सुना, फिर उसकी आवाज, आ रही हूँ विशाखा। वो वहां कैसे आई कस्तूरी? मेरा पहला सवाल था। वो बोली, आप भूल गए हम दोस्त थे और अब भी हैं। अब सब कुछ ठीक है अखिल। दोस्त? बेयकीनी से पुकारा था मैंने ये शब्द। तभी ट्रेन झटके से उठी
अतीत छूटकर दूर छिटक गया, इतनी दूर कि हाथ ना आ सके। खैर अब वक्त भी नहीं था कि वापस जाऊं, उसे थामूं। ट्रेन अमृतसर के आउटर पर खड़ी थी। पटरी के करीब बने छोटे छोटे घर, उन पर लिखे तमाम इश्तिहार दिखने लगे थे। मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल खोला तो उसमें 4 मिस्ड कॉल थी। मैंने वापस फोन मिलाया। पहुंचने वाला हूँ, तुम आ गए? उधर से आवाज आई। कब का? इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। इंतजार वो तो मैं भी कर रहा था, सालों से। ट्रेन थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर लगने लगी। मैं बैग उठाकर गेट पर चला आया। सांसों में सरसों की महक बिंध रही थी। उतरकर मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। दूर एक सीट पर कोहनी टिकाए वो खड़ी थी, मेरा इंतजार करती। विशाखा। प्लेटफॉर्म की ये वही सीट थी जहां कस्तूरी हमेशा मेरा इंतजार करती थी। आज वहां विशाखा थी। उसकी ओर बढ़ते हुए मैं बार बार कस्तूरी को तलाश रहा था। कैसे हो तुम? विशाखा ने पूछा। वैसा ही जैसा कस्तूरी के बगैर हो सकता हूँ, कहते हुए मैंने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर उंगलियां फिरा दी। कस्तूरी की आखिरी तस्वीर पर। आखिरी का मतलब समझते होंगे आप, वो शब्द जिसके पहले ही सब कुछ होता है। जिंदगी, खुशियां, सुख दुख, सब कुछ, और उसके बाद कुछ भी नहीं। न सांस, न साथ और ना कस्तूरी। स्टेशन से निकलकर मैं विशाखा के पीछे पीछे चल दिया, उन्हीं गलियों से होता हुआ जहां 19 साल पहले जाया करता था कस्तूरी से मिलने। आज भी मिलने जा रहा था। कस्तूरी के घर के सामने रुककर विशाखा ने चाबी देते हुए कहा, मैंने सफाई करवा दी है। मैंने दरवाजे पर लटका पुराना ताला खोल दिया। भीतर सब कुछ वैसा ही था। चटक सजावट वाली बैठकी, चौखट पर पर्दा, मेज पर चाय के निशान। मैं चलूं अखिल? विशाखा ने पूछा तो मैंने रोक दिया। मन कर रहा था उससे बात करने का, कस्तूरी के बारे में जानने का। मैं कस्तूरी के तख्त पर बैठ गया और वो सामने सोफे पर। उसके जाने की खबर मुझको क्यों नहीं दी विशाखा? मैंने सालों से रोका सवाल पूछ डाला। वो मेज पर चाय खुरच कर बोली, उसे तुम्हारी नजरों में मरना नहीं था। कहती कि तुम जब भी उसको याद करो तो जीती जागती कस्तूरी याद आए, बेजान नहीं। और क्या कहती थी वो? मैं सब कुछ सुनना चाहता था। कहती, रब से लड़ूंगी, 4 दिन के प्यार में जिंदगी के 2 रोज क्यों बख्शे। कहती, मैं कहीं भी चली जाऊं, जिस 14 फरवरी को 14वीं पड़ेगी ना, जरूर आऊंगी अखिल से मिलने। मुझसे भी कहा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे। कहते हुए मैं चुप हो गया। तुम्हें यकीन है अखिल? उसने पूछा। हाँ, यही भरोसा तो ले आया है। जवाब सुनकर वो उठी और खिड़की की चटखनियां सरकाकर पल्ले खोल दिए। बाहर निहारने लगी। थैंक यू विशाखा, इस हेल्प के लिए, मैंने कहा। अपने लिए किया ये सब कि बोझ कम कर सकूं। दोस्त थी वो मेरी, मोहब्बत थी तुमसे। क्या होता अगर मैं खुद तुम दोनों को मिलवा देती? बीजी बाबूजी से बात छुपा जाती। कौन जाने तुम आज उसके साथ। कहते हुए वो सिसक पड़ी। मैंने उठकर उसका सर थपका दिया। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं खिड़की पर खड़ा देखता रहा, उस सलेटी आसमान को काला होने तक, हल्के चांद को चमकीला होने तक। रात बढ़ रही थी। चांदनी जमीन पर उतरने लगी। वक्त ठहरा हुआ लगा, जैसे घड़ी की सुइयां चिपक गई हों, धरती थम गई हो, हवाएं रुक गई हों। अगर गति हो तो सिर्फ उस सफेद चांदनी में। मैंने उंगलियां और अंगूठा जोड़ा, जैसे कस्तूरी की कलाई थामते वक्त जुड़ता था। वो चांदनी कलाई बनती देखने लगी। हौले हौले एक तिल भी चमकने लगा। उस तिल पर उंगलियां फेरते हुए मैं यूं ही बुदबुदाया, कस्तूरी तेरे पास आ जाऊं क्या? हवा के रेशे कानों से गुजरते हुए कह गए, आप ना, रहने दो। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं।